गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर, जिसका नाम होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। इन्फॉर्मेशन ही है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 9, 10, 11, 12 की एक एक वीडियो डेली अपलोड होगी, बट अब थोड़ा चेंज किया गया है। अब ये चेंज क्या किया गया है कि 12th की एक साथ 2 वीडियो अपलोड होगी। हम क्या करेंगे, फर्स्ट बुक में से भी एक चैप्टर कवर करेंगे और सेकंड बुक में से भी एक चैप्टर कवर करेंगे। जिससे क्या होगा कि 12th का सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम पे थोड़ा फोकस किया जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें कहीं ना कहीं एक और ऐड करना चाहिए, फर्स्ट बुक भी और सेकंड बुक भी। तो हम पहला चैप्टर अपलोड कर रहे हैं सेकंड बुक का। सो स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। कम से कम बात करते हुए टॉपिक पर चलते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखिए ये कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। हेलो मतलब हेलोजेंस और एल्केन्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब कोशिश ये रहेगी कि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो और रिटर्न वर्क कम हो। तो एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ लेंगे तो आप रिटर्न वर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा उस पर फोकस कीजिएगा, मैं फिर भी बताता रहूंगा साथ साथ में। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेलो मतलब हेलोजेंस। हेलोजेंस हम किन्हें बोलते हैं? जर्मन वर्ड है हेलोजन। और हेलोजन का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है? सी। सी मीन समुद्र। ये समुद्र से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 4 एलिमेंट्स समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, सी से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इनका क्या बोला गया? हेलोजेंस। तो वही वहां पे क्या है उसका, वहां पे हेलो लिया गया है। और एल्केन्स मतलब जहां कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो क्या दी जाती है? व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द हेलोजेंस फ्रॉम द एल्केन, दे आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। जैसे आप बताइए ये क्या है हमारा? CH4। CH4 क्या होता है हमारा? मीथेन। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का RH। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है RH। और इस RH में से अगर आप एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर, हाइड्रोजन को क्या कर दो, हटा दो वहां से, और उसमें क्या ऐड कर दो? हेलोजन ऐड कर दो वहां पे। तो ये क्या बन जाएंगे? आपके हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हम ले रहे हैं, देखिए ये कंपाउंड CH3 CH2 CH3, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज प्रोपेन। और प्रोपेन की अगर हम बात करें तो इसमें से कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 और 2 8 है। तो 8 हाइड्रोजन में से कोई सा भी हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा के, रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके, किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। जैसे मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, यहाँ पे एक हेलोजन लगा देता हूँ। हेलोजन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो X है। और X की जगह अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या डिफाइन करूंगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ऐसे एल्केन्स जिनमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन एटम लगा दिया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? हेलो एल्केन्स। ये जनरली बहुत ही सिंपल है, तो आपको समझ आ गया होगा। हेलो एल्केन्स में हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं इन्हें। देखिए जैसे ये जनरल फॉर्मूला किसका है? ये किसका फॉर्मूला है? मेरा एल्केन का। अगर आपको पता होगा कि अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप बच जाता है। क्या बच जाता है हमारा? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप के साथ अगर आप हेलोजन ऐड कर दे तो अब ये क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं? एल्काइल हैलाइड्स। ये भी आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दूंगा, बट थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जल्दी जो है ना चैप्टर कवर हो जाएगा। हेलो एल्केन्स का अगर हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। और ये किस बेसिस पे है? देखिए आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कि जब कभी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई मोड होता है, कोई ना कोई बेसिस होता है, किस आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है हेलो एल्केन्स का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। कितने हेलोजन एटम्स अटैच्ड है। जैसे मैं बात करूं मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स,
मोनो हेलो एल्केन्स किन्हें बोलते हैं हम, जिनमें मोनो का मतलब क्या होता है वन, और हेलोजन मतलब एक हेलोजन अटैच्ड होगा। ऐसे एल्केन्स जिनमें केवल एक हेलोजन अटैच्ड होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे मोनो हेलो एल्केन। फिर हमारे कौन से है, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन्स, इसमें कौन से है, ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें दो हेलोजन अटैच्ड हो गए। जैसे मैं ये वाला कंपाउंड लिखता हूं और इसमें दो हेलोजन यहीं पे क्या कर लेता हूं, एडजेसेंटली अटैच कर देता हूं, बिल्कुल एक दूसरे के पास में अटैच कर देता हूं। तो यहाँ पे कितने हेलोजन अटैच्ड है, यहाँ पे दो हेलोजन अटैच्ड है। और पॉली हेलो एल्केन्स किसे बोलते हैं हम, पॉली हेलो एल्केन्स किसे बोलते हैं, ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें तीन तीन हेलोजन या तीन से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट हो गए। जैसे है हमारे पास में CHCl3, CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। ये क्या होती है, हमारी क्लोरोफॉर्म होती है। और क्लोरोफॉर्म में आप देखिए कि इसमें तीन हेलोजन अटैच्ड है। तो यहाँ जहां तीन या तीन से ज्यादा हो गए वो क्या कहलाएंगे, हमारे पॉली हेलो एल्केन्स। जैसे हम देख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने हेलोजन अटैच्ड है, चार। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, हमारा पॉली हेलो एल्केन्स। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हेलो एल्केन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स एंड पॉली हेलो एल्केन्स। सो अभी इसी को क्लासिफिकेशन को हम, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, इसी क्लासिफिकेशन को हम फर्दर बढ़ाएंगे। देखिए हमारे सिलेबस में मोनो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन है, हमारे सिलेबस में डाई हेलो एल्केन्स का भी क्लासिफिकेशन है, पॉली हेलो एल्केन्स हमारे सिलेबस में क्लासिफाई के बेस पे नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं मोनो हेलो एल्केन्स की, तो मोनो हेलो एल्केन्स दो प्रकार के कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अभी देखिए कैसे, अगर हम बात करें इनकी क्लासिफिकेशन का, तो ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑन विच हेलोजन इज अटैच्ड। हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रही है किस बेसिस पे, जो हमारा CX बॉन्ड होगा, CX बॉन्ड दैट मींस हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा वो बता देता हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन 11th का टॉपिक होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में जनरली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। या कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। ये जनरली याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले sp3, डबल बॉन्ड वाले sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाले sp। तो जो हमारे मोनो हेलो एल्केन्स है, मोनो हेलो एल्केन्स sp3 कार्बन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, sp3 कार्बन के बेसिस पे ये तीन टाइप के होते हैं। sp3 कार्बन के बेसिस पर ये तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है हमारा एल्काइल हेलाइड्स। अब ये समझाऊंगा अभी। दूसरे एल्काइल हेलाइड्स, दूसरे हमारे कौन से हैं, विनाइलिक हेलाइड्स, दूसरे कौन से हैं हमारे विनाइलिक हेलाइड्स। और तीसरे कौन से हैं हमारे बेंजाइलिक हेलाइड्स, बेंजाइलिक बेंजाइलिक हेलाइड्स। अगर हम sp2 कार्बन के बेसिस पे बात करें, sp2 कार्बन के बेसिस पे जो है हमारे मोनो हेलो एल्केन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अगर हम sp2 के बेस पे देखें तो हमारा होगा एलाइलिक हेलाइड्स। कौन से हो गए, एलाइलिक हेलाइड्स। और दूसरे कौन से हो गए हमारे एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड। आप एक बार इस क्लासिफिकेशन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए जगह की स्पेस की आवश्यकता होगी तो मुझे रब करना पड़ेगा। आप एक बार पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा। sp3 के बेसिस पे तीन टाइप है और sp2 के बेसिस पे टू टाइप्स है। तो पहले हम उसे समझाता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, जब एक हेलोजन अटैच होगा, मोनो हेलो एल्केन्स नहीं तो बोलते हैं, और उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 उस कार्बन पर जिस पर अटैच है। तो एक तीन कैटेगरी में है। सबसे पहले कौन से है, एल्काइल हेलाइड्स। अब ये एल्काइल हेलाइड्स जो है ये तीन कैटेगरी में होते हैं, आपको पता होगा ये शायद
प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन से है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दे आर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, secondary alkyl halide, these are 2 degree alkyl halide and they are primary, secondary and tertiary। तो एक tertiary है, tertiary मतलब 3 डिग्री alkyl halide। तो प्राइमरी किसे बोला जाता है? प्राइमरी alkyl halide कौन से होते हैं? देखिए, अगर ये हमारी एक कार्बन कार्बन के बीच की सिंगल बॉन्ड है और ये हमारी क्या है, एक बार मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा है क्या? यस, यहाँ पे हेलोजन एटम अटैच्ड है किससे? जिस कार्बन से, उस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन कितने जुड़े हुए? डायरेक्ट, देखिए इस कार्बन से 1 2 3, हमारे 3 जो है ना कार्बन अटैच्ड है, बट इससे डायरेक्ट तो एक ही अटैच्ड है ना, तो ये कितना होगा हमारा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब मैं इसे जनरली बताता हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कैसे याद रखेंगे? हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? डायरेक्ट बिल्कुल सीधे कितने जुड़े हुए हैं, वो उसकी डिग्री होगी। जैसे हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़े तो हुए हैं, इससे ही है, बट ये इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं क्योंकि इसके थ्रू जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट देखा जाता है। तो ये कितना होगा हमारा? 1 डिग्री। इस वाले को देखिए आप, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ये वाला डायरेक्ट जुड़ा है इससे और एक ये वाला डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये कितना होगा हमारा? 2 डिग्री। और एक और अगर आप देखना चाहेंगे तो आप इसे ऐसा कर लीजिएगा, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, वो क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी। तो ये कितना होगा हमारा? 3 डिग्री। तो जो sp3 कार्बन पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है एल्काइल हैलाइड वाला। इस एल्काइल हैलाइड वाले में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि इसमें जो हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन की नेचर कैसी है, कि उससे 2 जुड़े हुए हैं, या उससे 1 जुड़ा हुआ है, या उससे 3 जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होगा ये 4 तो हो नहीं सकता, क्वार्टिनरी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये 3 डिग्री तक ही होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं कौन सा हमारा विनाइलिक। देखते हैं दूसरे वाला, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स। देखिए, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से वाला है। परंतु अगर इसके पड़ोस वाले का, इसके पड़ोस वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। पड़ोस वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। तो डेट विल बी, ये विनाइलिक है ना, एक बार चेक करना होगा। विनाइलिक में वी दूर होता है तो बॉन्ड पास आ जाता है, सॉरी आई मेड मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट। यहाँ पे क्या चेंज होगा? मोनो हेलो एल्केन्स में sp3 के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं हम, तो इसमें आएगा हमारा कौन सा? एलाइलिक। आई मेड मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट, एलाइलिक। अब मैंने कैसे याद रखा, आप भी ऐसे याद रखेंगे। देखिए, एलाइलिक ये 2 होते हैं, एक sp2 वाला होता है विनाइलिक और दूसरा कौन सा होता है हमारा? एलाइलिक। देखिए, एलाइलिक और विनाइलिक। हेलोजन एटम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सी 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 और एक्स। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसी पे डबल बॉन्ड है, उसी पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये होते हैं हमारे विनाइलिक। और ये sp2 वाले क्लासिफिकेशन में जाएगा, इसलिए उधर लिखा होगा। और हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उसके पड़ोस वाले का डबल बॉन्ड बना, पड़ोस वाले पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या क्या होता है हमारा? एलाइलिक। एलाइलिक। देखिए कैसे, अभी कैसे याद रखेंगे? हेलोजन एटम, पहले मैं बोलता हूं, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2 हो, तो डेट इज विनाइलिक। और अगर हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके पड़ोस वाले का डबल बॉन्ड, उसके पड़ोस वाले पे sp2 हो, उसके पड़ोस वाले का sp2 हो, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? एलाइलिक।
हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर उस पर डबल बॉन्ड है तो वो क्या विनाइलिक, और हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पड़ोस वाले पे डबल बॉन्ड हो तो ये क्या होगा हमारा एलाइलिक। याद रखने का एक तरीका है, याद कैसे रख सकते हैं, इसका पहला वर्ड नोट कीजिए क्या है वी, और इसका पहला वर्ड क्या है हमारा, ये है हमारा ए। अब अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ए या बी, तो ए जनरली आपको पता है ए पहले आता है। अगर ए पहले आता है तो इसमें बॉन्ड दूर होगा, ए पास में है वी दूर है, अल्फाबेट में पास और दूर की बात करो तो ए पास में है और वी दूर है अल्फाबेट में जाके, तो यहां पे रूल उल्टा है, जो पास में होगा उसमें बॉन्ड दूर होगा। जैसे ए पास में है तो इसमें बॉन्ड दूर होगा यानी कि पड़ोस वाले पे होगा। वी इसमें कहां पे है, वी, वी का मतलब दूर, तो इसमें बॉन्ड पास में होगा, पास में मतलब जहां हाइड्रोजन लगा है उसी के पास ही होगा, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पे विनाइलिक लिख दिया था, एलाइलिक का मतलब है ए का मतलब है पास, पास का मतलब है बॉन्ड कहां पाएगा दूर, और बॉन्ड अगर दूर चला गया तो इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्या होगा sp3, इसलिए तो ये क्लासिफाई किया गया sp3 में। ओके सो स्टूडेंट्स ये वाला आपको समझ आ गया होगा। हम एलाइलिक किसे बोलते हैं, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पड़ोस वाले कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, जिस पे हेलोजन लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3, तो उसे बोलते हैं हम एलाइलिक, और ये विनाइलिक वाला इस केस में आएगा sp2 वाले में। पहले हम वो वाला क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, थर्ड है हमारा बेंजाइलिक। थर्ड क्या हमारा बेंजाइलिक इज ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है अभी पता लग जाएगा आपको। बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग, ये हमारी क्या है बेंजीन रिंग, और ये क्या है हमारा बेंजीन पे लगा हुआ CH2 ग्रुप, यहाँ पे अगर CH3 लगा देंगे तो टोल्यूइन बन जाएगा, और एक एच हटा के मैंने क्या लगा दिया इस पे Cl, क्या लगा दिया है Cl। अब एक बार देखिए आप, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके उस वाले कार्बन पे यानी कि पड़ोस वाले पे, ये एलाइलिक वाली स्थिति नहीं है क्या, ये वाली सिचुएशन एलाइलिक वाली है। देखो हेलोजन एटम जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसके पड़ोस के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए आप क्या है sp2 है। sp2 क्यों है, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड है, तो ये वाला भी सेम उसी कैटेगरी का है, बस अंदर क्या है यहाँ पे ओपन चेन है और यहाँ पे क्लोज चेन यानी कि बेंजीन है, तो बेंजाइलिक बेंजीन वाले हो गए। तो ये भी बिल्कुल कैसा है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, पर उसके पड़ोस वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ये वाला क्या कहलाएगा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है एक बार वो समझिए। देखिए अब इस कंपाउंड को तो आप याद रखेंगे, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज टोल्यूइन, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो टोल्यूइन बन जाता है। अब थोड़ा सा क्या काम का है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। आप एक H कम कीजिए और एक हेलोजन लगाइए, क्या लगाइए हेलोजन, जैसे मैंने Cl लगा लिया यहाँ पे हेलोजन में, एक और H कम कीजिए, एक और H कम कीजिए। अब बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट कैसे है क्यों है। एक H रह जाएगा तो कितनी Cl आ जाएगी 2, 2 क्लोरीन आ गई, एक और H कम कीजिए, एक और H कम किया आपने तो ये हो जाएगा CCl3। अब इन कंपाउंड्स के जब कन्वर्जन हम करते हैं इस चैप्टर के हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के, तो उस समय इनके नाम, इनके नेम्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां तो आपको कन्वर्जन करते टाइम आपको नाम मिलेगा, वहां पे जब नेम होगा तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इनके जो इनके जो नेम है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं इनका एक तरीका बताता हूँ आपको। 3 वर्ड है आइल अल ओ, क्या है एक बार बोलिए आइल अल ओ, सिंपल है आइल अल ओ, तो आइल अल ओ, तो ये तो टोल्यूइन है, ये है देखियो बेंजाइलिक, ये वही नहीं है बेंजाइल वाला, तो इसमें से इसका क्या नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड, क्या नाम होगा इसका बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पे OH लगा होता तो ये होता बेंजाइल एल्कोहल, तो वाई एल की आवाज आ रही है आइल, इसका नाम बनाना है आपको तो इसमें अल की आवाज आनी चाहिए, तो इसका नाम होगा बेंजाल, क्या नाम होगा आपका बेंजाल क्लोराइड। और आपको इसका नाम लिखना है तो ओ की आवाज आनी चाहिए, तो ये होगा कौन सा बेंजो क्लोराइड, ये क्या होगा हमारा बेंजो क्लोराइड। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बेंजाइल बेंजाल बेंजो आइल अल ओ। अभी कैसे होता है, अगर एक एच हटा हुआ है टोल्यूइन पे से, एक एच कम है, एक एच कम है तो कुछ भी लगाओ हेलोजन लगाओ एल्कोहल लगाओ इट डजंट मैटर, तो वहां पे आइल की आवाज आएगी।
अगर एक और H कम हो तो वहां पे अल की आवाज आएगी, अगर एक और H कम हो यानी कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही प्लेस कर दे गए हो तो डेट विल बी O यानी कि बेंजो। तो ये वाले बेंजाइलिक में तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बेंजाइल, बेंजाल, बेंजो एंड दैट इज टोल्यूइन। ओके स्टूडेंट्स, तो sp3 कार्बन के बेसिस पर हमारे जो हेलो एल्केन्स होते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स, वो कितने टाइप के होते हैं? हमारे तीन टाइप के होते हैं, और तीन टाइप में से तीनों टाइप हमने समझे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी मोनो वाले ही है। और एलाइलिक में क्या है? ए पास में है, ए कहाँ पे हमारा पास में, ए तो हमारा पास में होता है, तो बॉन्ड कहाँ जाएगा? दूर, दूर का मतलब पड़ोस वाले कार्बन पे जाएगा। अब हमारे कौन से है sp2 कार्बन के बेसिस पर, sp2 कार्बन के बेसिस पर दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको अभी। एक तो हमारा कौन सा होगा? विनाइलिक, यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा, विनाइलिक हैलाइड्स। और दूसरे कौन से हैं हमारे? दूसरे हैं हमारे एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स। अब देखिए एराइल हैलाइड्स और विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक आपको समझ आ गया होगा, विनाइलिक मतलब वी मतलब दूर, यानी कि बॉन्ड पास में आएगा, बॉन्ड पास में आएगा, डेट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड लगा होगा, जैसे ये वाला लिख लीजिएगा आप, यानी कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है, अगर उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2 हो, डेट विल बी विनाइलिक। तो ये दोनों कैसे है? विनाइलिक। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये मैंने वहां पे बता देते थे, एलाइलिक और विनाइलिक के साथ साथ ही। और कौन सा है हमारा? एराइल। अब ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है हमारी? क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दे तो फ्लोरोबेंजीन। अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। क्या होगा? sp2, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड है। तो जब डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। तो अगर ओपन चेन वाले हैं तो विनाइलिक, और बेंजाइन बेंजीन वाले हैं और डायरेक्ट अटैच्ड है तो वे क्या होंगे? एराइल हैलाइड। हमारा क्लोरोबेंजीन एक एराइल हैलाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? हमने मोनो हेलो एल्केन्स कंप्लीट किया, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स। डाई हेलो एल्केन्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये ज्यादा मच इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। दीज आर जेमिनल डाई हैलाइड्स, जेमिनल डाई हैलाइड्स। और दूसरे कौन से होते हैं हमारे? विसिनल डाई हैलाइड्स, विसिनल डाई हैलाइड्स। अब इन्हें शॉर्ट में कैसे बोला जाता है? इनके जो राइमिंग होती है शॉर्ट में, वो जैम, GEM क्या होता है? जैम। और इसका क्या होता है? विक। ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन मिलेंगे, जैम और विक। अब देखिए जेमिनल डाई हैलाइड्स किसे बोले जाता है? पहले आप समझिए डाई हैलाइड्स यानी कि इनमें दो हेलोजन एटम्स हो गए, उनमें एक थे सब में। तो जेमिनल, जैम का मतलब होता है क्या? सेम, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई वर्ड है। और विक का मतलब होता है हमारा क्या? विक का मतलब होता है हमारा एडजेसेंट। विक का क्या मतलब होता है हमारा? एडजेसेंट। यानी कि एक हमारा ये एल्केन है, कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है, और अगर इसी एल्केन में दो हेलोजन जो लगे हुए हैं डाई हैलाइड्स, अगर वो सेम कार्बन पे है, किस पे है? सेम कार्बन पे, एक ही कार्बन पे लगे हो दोनों के दोनों, तो डे विल बी जेमिनल। और अगर अगर दो हेलोजन एटम अपने एक दूसरे के एडजेसेंट हो, एडजेसेंट मतलब कंटिन्यूअस एक दूसरे के पास हो, तो वो क्या बुलाएंगे? बोले जाएंगे हमारे विसिनल। विक का मतलब होता है एडजेसेंट, यानी कि यहाँ पे दोनों हेलोजन एटम्स, डाई हेलोजन, दोनों हेलोजन एटम एक दूसरे के पास हो गए तो इट विल बी विसिनल। तो जैम का मतलब होता है सेम, दैट मीन्स बोथ हेलोजन एटम्स आर कनेक्टेड, both halogen atoms are connected on the same carbon, and Wick means both halogen atoms are connected to the adjacent carbons. ओके, ये जेमिनल और विसिनल है, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी हमने इनका क्लासिफिकेशन कर लिया है, याद रख पाएंगे आप? नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। तो क्लासिफिकेशन हमारा क्या हुआ? हेलो एल्केन्स का खत्म हुआ, आप इन्हें याद रख पाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा चैप्टर की ओर। देखिए हेलो एल्केन्स के बारे में एक बात पहले ही बता देता हूँ आपको। हेलो एल्केन्स एक ऐसा चैप्टर है जिसपे टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है, ये बिल्कुल सच है। अगर आपने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कन्वर्जन पॉइंट से, SN1 SN2 के पॉइंट से एक बार कर ली ना, तो मैं आपको मानता हूं कि आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे वो आपको बहुत इजी लगेंगे। तो कोशिश से रखते कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इसकी जरूर करें, इट इज कंपलसरी, सभी के लिए कंपलसरी है, इसे जरूर करें। मैं भी कराऊंगा, मैं भी कन्वर्जन कराऊंगा इसके,
बट कोशिश ये रखें कि आप ज़्यादा टाइम ध्यान का रखते हुए, क्योंकि मुझे सारी क्लास पे ध्यान रखना पड़ता है, तो आप कोशिश करें कि खुद से कुछ क्वेश्चन करें। जो आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जो है ना रिप्लाई करता हूँ, तो मैं उससे अपने आप देख लूंगा। तो आप जो भी कोई कन्वर्जन प्रॉब्लम आएगी आप बताइए, और मैं अलग से उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, कुछ ना कुछ रेफरेंस देके मैं अपलोड कर दूंगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में अब हम पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। हेडिंग लगा लीजिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखिए अब यहाँ से कन्वर्जन का बेसिस तैयार होता है, बिल्कुल बेसिक यहाँ से निकलेगा। तो आपको क्या करना होगा, एल्काइल हैलाइड्स को समझना होगा, इनके क्लास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इन्हें बनाने का मेथड कैसे है। फर्स्ट मेथड बाय एल्केन। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, मान के चलिए आपके पास में किसी को प्रिपेयर करने के 10 मेथड है, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 इंपॉर्टेंट हो गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो आते हैं एग्जाम के अंदर वो ज्यादातर कुछ फिक्स होते हैं, लगभग हार्ड एंड फास्ट होते हैं कि आएंगे। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं कि नहीं ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो चीजें तो हर जगह होती है, बट यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक में कन्वर्जन पॉइंट से, कन्वर्जन पॉइंट से बोल रहा हूँ मैं, जब आपको कार्बन आइदर इंक्रीज करना हो, कार्बन डिक्रीज करना हो, तो कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो वो कहीं पे भी जाके लग जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ हर मेथड को याद रखना पड़ता है, वो सिखाना हमारा काम है बट उसे याद रखना आपका काम है। सो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आएगा कन्वर्जन में। ये तो सबसे ज्यादा काम आता है, ये तो कन्वर्जन में सबसे ज्यादा काम आता है जब हम हेलोजिनेशन करते हैं बाई एल्केन्स। एल्केन्स के द्वारा एल्काइल हैलाइड कैसे बनाए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, RH। जैसे इसका फर्स्ट कंपाउंड है CH4, दूसरा कंपाउंड है C2H6, थर्ड कंपाउंड है C3H8। कैसे याद रहेगा आपको, जितने कार्बन होते हैं उसका डबल करके 2 जोड़ ले। क्या बोला मैंने, जितने कार्बन होते हैं उसका डबल करके 2 ऐड करे, 3 2 जा 6 और 2 ऐड करोगे तो 8। तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अब एल्केन्स पर अगर आप हेलोजिनेशन कराए, X2, हेलोजन का ऐड होना क्या कहलाता है हमारा, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन। तो अगर आप हेलोजिनेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है, देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, पहले रटिए और फिर समझिए। ये थोड़ा सोचने की चीजें हैं, पहले रटिए और फिर उसके बाद समझिए, क्योंकि अगर आपने रट लिया तो आपको याद रहेगा कि आप समझ क्या रहे हैं। तो पहले रटिए और उसके बाद फिर समझिए। तो अगर किसी एल्केन पर हेलोजन ऐड करे तो क्या होता है, कौन एक अभियान चलता है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। क्या अभियान चलता है, हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ। तो ये बन जाएगा RX, हाइड्रोजन हटा दिया, और जो एक हेलोजन होगा वो किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, तो ये बन जाएगा HX। तो दैट विल बी एल्काइल हैलाइड। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ Cl2, देखिए अभी आप इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अभी बताऊंगा सनलाइट क्यों है। तो CH4Cl2 पे जब आप सनलाइट डालेंगे तो H हट जाएगा और Cl लग जाएगा, CH3Cl और प्लस HCl। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ Br2, क्या डाल दिया यहाँ पे, Br2, तो H हट जाएगा और Br लग जाएगा, C2H5 क्या हो जाएगा, Br, और HBr बाहर चला जाएगा। और अगर इस पे Br2 डाल देता हूँ मैं, या Cl2 डाल देता हूँ, तो क्या होगा, C3H7Br और प्लस HBr। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि किसी भी एल्केन पर हेलोजन ऐड किया जाता है दैट इज हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, क्या अभियान चलता है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। तो ये आपने देखा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप यहाँ पे जो हेलोजन लेंगे, आप यहाँ पे जो हेलोजन लेंगे वो कौन कौन नहीं ले सकते आप, मतलब हेलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आप हेलोजन में कभी भी F2 यूज नहीं करेंगे। देखिए मैंने एक बार नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ पे या तो Cl2 ऐड किया है, Br2, बट मैंने ना तो F2 ऐड किया है और ना ही मैंने I2 ऐड किया है। फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल। एल्केन्स का फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते आप, एल्केन का आयोडीनेशन नहीं कर सकते आप। तो ये क्यों नहीं होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये दो आपको हेलोजन यूज नहीं करने हैं। अदरवाइज क्या ध्यान है वो आपको याद रहना चाहिए कि एल्केन्स पर अगर हेलोजन ऐड किया क्लोरीन या ब्रोमीन में से, तो क्या होता है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। जैसे ये वाला है CH3 CH2 CH3,
आपने हेलोजन ऐड किया Cl2, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाइड्रोजन हटाओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाओ, हेलोजन है ना। तो अब यहाँ पे तो 3 कार्बन पे हेलोजन है, तो किसका हटेगा? तो ये आपको मैकेनिज्म से पता लगेगा। यहाँ पे इस वाले बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा, इन टर्मिनल कार्बन का हाइड्रोजन नहीं हटेगा, तो Cl आ जाएगा, बाकी सारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, HCl बाहर निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। इस पॉइंट को आप समझिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम फ्लोरीन क्यों यूज कर सकते हैं, हम आयोडीन क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, और हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सा हाइड्रोजन हटाना है, सनलाइट क्यों है, वो सारी चीजें। तो पहले आपने रट लिया, पहले आपने क्या कर लिया, रट लिया कि अगर हेलोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अब देखिए, इसके लिए आपको इसकी क्या जाननी होगी, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत ही शॉर्ट है। देखिए, ये वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म मैं समझाता हूँ। CH4 प्लस Cl2 क्या होगा, H हटाओ Cl लगाओ, CH3Cl प्लस HCl। अभी कैसे होगा, सबसे पहले क्या होता है, देखिए जहां पे आप सनलाइट देते हैं तो सनलाइट देने से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, अभी देखिए, जैसा हमारा है CH4, ये क्या हमारा CH4, और CH4 में हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड में 2, सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे आप सनलाइट ऐड करेंगे तो सनलाइट क्या करती है, एक प्रकार की एनर्जी है, वो बॉन्ड ब्रेक कर देती है। तो ये बॉन्ड कैसे फिजन होगा, बॉन्ड का फिजन इस प्रकार होगा, बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन का है, तो ये इलेक्ट्रॉन उन्हें वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एक कैसे जनरेट होगा, CH H और H, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया और ये सेपरेट हो गई। अगर बॉन्ड इस प्रकार टूटता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इसे बोलते हैं हम क्या, ये बोलते हैं, जो स्पीसीज जनरेट हुई है ये होती है हमारे फ्री रेडिकल। जैसे ये है CH3, CH3 क्या होता है, मिथाइल, तो ये है मिथाइल फ्री रेडिकल, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे इसने क्या जनरेट करा, CH3 अलग जनरेट करा और H अलग जनरेट करा फ्री रेडिकल में। अब इस पर क्लोरीन भी है, क्या है इस पे, क्लोरीन भी। तो Cl, देखिए आप इसे भी, Cl के बीच में बॉन्ड है, डेट इज Cl2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी सनलाइट आएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, इट विल बिकम Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल। समझ गए आप, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेंगे, जैसे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, H शेयरिंग करेगा और Cl शेयरिंग करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो एक बॉन्ड बनेगा, तो इससे तो बन जाएगा HCl। और एक CH3 के पास है, एक किसके पास है, CH3 के पास भी एक फ्री रेडिकल है और क्लोरीन के साथ भी एक फ्री रेडिकल है, और ये भी आपस में शेयर करेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, CH3Cl। बताइए स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, CH3Cl। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से हमारा CH3Cl जनरेट हो गया है, CH3Cl बन गया है हमारा, और HCl भी बन गया है। अब इस रिएक्शन में खास बात क्या है, इस रिएक्शन में खास बात है, ध्यान से देखना, इस रिएक्शन की खास बात है, दिस रिएक्शन इज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या है, हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और जितनी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की, तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, दैट इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल उससे कम, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल उससे भी कम। अब ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका रीजन समझाता हूं, इसका फायदा क्या हमें। अब हम यहाँ पे अगर ClF2 लेते हैं, मान के चलिए आपने क्लोरीन ऐड किया और क्या ऐड कर दिया, फ्लोरीन, जो कि मैंने मना किया है। तो अगर आप फ्लोरीन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे किसके फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, बताइए मुझे, F2 के बीच में किसके फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, FF के जनरेट हो गए। और फ्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होता है, द फ्री रेडिकल ऑफ फ्लोरीन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। फ्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होता है वो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। और अगर फ्लोरीन का फ्री रेडिकल एक्सप्लोजिव नेचर का है, तो डेट मीन्स इट विल डिस्ट्रॉय द कंप्लीट रिएक्शन। अगर वो जनरेट होगा तो कंप्लीट रिएक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फ्लोरीन इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सनलाइट यूज हुई है तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और फ्री रेडिकल जनरेट होगा डेट मीन्स वहां पे एक्सप्लोजिव नेचर बनेगी, और फ्लोरीन एकदम रिएक्शन को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम फ्लोरीन को यूज नहीं कर सकते हैं। अब आयोडीन का फ्री रेडिकल जनरेट होगा, बट आयोडीन का फ्री रेडिकल तो एक्सप्लोजिव नहीं होता है, तो फिर आयोडीन को यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये मैकेनिज्म अगर आपको नोट करना है। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास में है CH4 प्लस I2, आप कहते हैं कि हम सर I2 ऐड करेंगे। अब I2 आपने ऐड किया तो बनना चाहिए CH3I और प्लस HI, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि
H हटेगा और I लगेगा, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि अब आपने CH3 वही तो बना दिया HI। अब HI के बारे में आप जानते हैं H का आकार छोटा है और I का आकार बहुत बड़ा है। साइज की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, हाइड्रोजन का आकार बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से HI बॉन्ड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर ये भी होता है कि या तो छोटे छोटे एटम्स की बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या बड़े बड़े एटम्स की बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर एक छोटा है और एक बड़ा है तो इनकी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी, डेट मीन्स दे विल बी अनस्टेबल। तो HI अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों को H प्रोवाइड कराते हैं, और ये H प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि टूट सकता है, और अगर ये इजीली H प्रोवाइड करेगा तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके वापस वापस कहीं में भेज देता है, एल्केन में भेज देता है। तो HI बनने की वजह से रिएक्शन किस नेचर की हो जाती है, रिवर्सिबल नेचर की हो जाती है। और अगर आप समझिए आपने चाय बनाई थी, बनने के लिए रखी थी, और आपको वापस से फिर सारा सामान जो है वापस मिल गया, तो डेट मीन्स उस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है। रिएक्शन वही अच्छी है जो इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब प्रोडक्ट के पॉइंट से बोल रहा हूं मैं, तो प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बना वो फिर वापस से रिएक्टेंट्स में चला गया, तो डेट रिएक्शन विल नॉट बी फेवर, वो रिएक्शन फेवर नहीं की जाएगी विद रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको याद रहेगा कि हम एच आई बनता है इसलिए I2 को यूज नहीं कर सकते, आप इस चीजें नोट कर सकते हैं साथ साथ में। अब मैंने एक क्वेश्चन का और जवाब देना है, दैट इज CH3 CH2 CH3, और मैंने इस पे Cl2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मैंने बताया था यहाँ से हटाना है आपको CH3 CH Cl CH3। अब टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोजन क्यों नहीं हटे, तो कैसे पता लगेगा, तो देखिए आपको उस कार्बन का हाइड्रोजन हटाना है जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। अब इस कार्बन की डिग्री कितनी है, दैट इज प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, और इस कार्बन से कितने जुड़े हैं हमारे, सॉरी 1, इससे भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। तो अब मैंने बताया था फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1। और इसमें ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वालों की स्टेबिलिटी ज्यादा है कहीं ना कहीं 1 डिग्री वालों से। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि CH3 और ये वाला हमारा CH3 CH2, हो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा, ये तो चल जाएगा, ये वाला चलेगा, 4 वाला नहीं चलेगा, CH3। दिस कंपाउंड इज 2-methyl ब्यूटेन। देखिए अब ये कंपाउंड हमारे पास में है, अब अगर इसके हमें क्या करना है, इस पे Cl2 ऐड करना है, तो ये कार्बन कितना है, 1 डिग्री, ये कितना कार्बन है, 2 डिग्री, ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 2 3 जुड़े हुए से 3 डिग्री, और ये वाला कितना है, 1 डिग्री, और ये वाला कितना है, 1 डिग्री। तो आप बताइए किस कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यस इसका, क्योंकि इसका 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन पे 3 डिग्री क्या बनेगा हमारा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल आप सभी को पता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है हमारा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। अभी 11th का टॉपिक है कि क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, वो बाद में करेंगे, अभी अभी यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने सीखा कि हम हेलो एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं, उसका पहला मेथड सीखा है आपने, जिसमें हमने सीखा है कि हेलोजन ऐड कीजिएगा जिसमें फ्लोरीन और आयोडीन हम यूज नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।